हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे अध्याय 5। ठीक है। लोकतांत्रिक अधिकार। हमारे क्या क्या लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे गलत और सही कैसे डिसाइड किया जाता है, और सभी को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ चर्चा ये है, गुआंतानामो बे का, यह जो है अमेरिका में स्थित एक टापू पे जेल है। ठीक है। यह क्यूबा के निकट स्थित है। 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। इसमें क्या हुआ था कि 600 लोगों को अलग अलग देशों से पकड़ के, और जो अमेरिका के लोग थे उन्होंने गुआंतानामो जेल में डाल दिया था। गुआंतानामो जेल में डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक बात और कही गई कि ये सभी को जो है कि संदेह के आधार पे डाल दिया गया जेल में, और ये नहीं सोचा गया कि ये जो कर रहे हैं मतलब उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी थे जिनको डाल दिया गया जेल में। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, और उन्हें वहाँ पे जो रखा गया था गुआंतानामो जेल में, गुआंतानामो बे जेल में जब रखा गया था तो उन्हें जो है अच्छे से खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा था और उन्हें बहुत सताया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। वहाँ पे राजशाही चलती है, और जो राजा के ही आगे के जो जनरेशन होती है वही वहाँ पे फिर से नया शासक बनता है। यहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, मतलब वैधानिक रूप से आज़ादी नहीं है। मतलब कि जो पुरुष प्रधान समाज है सऊदी अरब का, वहाँ पे आदमियों को ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई है, और धार्मिक आज़ादी भी नहीं है। अगर वहाँ पे केवल मुसलमान धर्म के लोग ही रहते हैं और बाकी दूसरे धर्म के लोगों की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। सामाजिक रूप से अपने धार्मिक कार्यक्रम, अपने पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एक कहानी है, कोसोवो में जातीय नरसंहार हुआ था। कोसोवो में जो है, कोसोवो क्या है, यूगोस्लाविया जो है ना का एक प्रांत था। कोसोवो जो है पुराने यूगोस्लाविया जो है उसका एक स्टेट है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बेवजह मार दिया गया था। ठीक है। और ऐसा किसने कराया था? वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसने कराया था। तो हर जगह अपवाद मिलते हैं। राजशाही में भी बहुत सारी खामियां हैं, लोकतांत्रिक सरकार में भी खामियां हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। लोकतंत्र में अधिकार की बात करें तो हम आगे देखते हैं कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। ठीक है। तो जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब कि एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे कि आप बैट बॉल खेल रहे हैं तो आप खेलिए, आनंद उठाइए, लेकिन बॉल ऐसा ना फेंके कि किसी के घर के कांच टूट जाए। मतलब यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है। स्वतंत्रता कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? जहाँ पे दूसरे के किसी भी अधिकार का, किसी भी सम्मान का नुकसान होता है, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है। क्लास 9th में इंग्लिश का भी एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि योर फ्रीडम विल एंड वेयर माई नोज बिगिन। मतलब जहाँ से दूसरों के मैटर में आप कोई नुकसान ना हो, चाहे उनके सम्मान का हो या चाहे उनके व्यवहार का, तो वहीं तक आपकी आज़ादी हो सकती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है
ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान में अधिकार क्या क्या हैं, यहीं पे हम समझ लेंगे, वो चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। समानता का अधिकार, हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं और मौलिक अधिकार भी और अधिकार भी की चर्चा की गई है। जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। सब पर एक ही कानून लागू होता है। ये जो है हमारे मौलिक अधिकार में आता है। शैक्षिक सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ जो अधिकार है, ये सारे के सारे मौलिक अधिकार में आते हैं। समानता का, स्वतंत्रता का और संवैधानिक उपचार का। तो ये है, इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के निहितार्थ को स्पष्ट करके साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल, सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान, सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से है, जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधा के इस्तेमाल करने से रोका जाता है। मतलब समाज में है लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, हमारा लोकतंत्र ऐसा है। छुआछूत वाले के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख लिखा था। तो छुआछूत पे हम देख सकते हैं कि चाय की दुकानों पे 2 तरह के कप रखे जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे संविधान में तो ये छुआछूत का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, ठीक है। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं पीना होता है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह नहीं हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी हैं बहुत सारी जगह पर। किसी भी स्कूल के खेल के मैदान या किसी स्टेडियम में जाकर 400 मीटर दौड़ वाली पट्टी को गौर से देखिए। वहाँ बाहरी लेन में दौड़ने वाले खिलाड़ी को अंदर वाली लेन में के खिलाड़ी से आगे के स्थान में दौड़ शुरू करने क्यों दिया जाता है? अगर सभी दौड़ने वाले एक ही लाइन पर से दौड़ना प्रारंभ करें तो क्या होगा? इन दोनों स्थिति में कौन कौन सी स्थिति दौड़ के मुकाबले को समान बनाती है? नौकरी में प्रतिद्वंदी के मामले में भी इसी चीज़ को लागू कीजिए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो दौड़ खेल का मैदान है, वहाँ पे जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन है और वहाँ पे किसी मतलब कि पक्षपात नहीं किया गया है। तो उसी तरह के नियम हमें अपने जीवन के बाकी क्षेत्र में भी बनाने चाहिए। अब यहाँ पे है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बधाव का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामले में किस किस्म का दखल ना हो, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। जैसे क्या क्या स्वतंत्रता हमें चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है, संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, देश में किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता है। अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता हो, ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना, कला के विभिन्न स्वरूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श संवाद करके ही हमारे विचारों, व्यक्तित्व का विकास होता है।
ये सारी चीज़ें हो गई हमें स्वतंत्रता के अधिकार में। नागरिकों को किसी मुद्दे पे जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। तभी तो इतने प्रदर्शन होते हैं। हमारी मांगें पूरी करो। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। जाने आने का हमारे देश में कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ये कुछ गिरफ्तारी के नियम बताए गए हैं। उसके बाद शोषण के खिलाफ अधिकार। चलिए यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है हमें। शोषण के खिलाफ हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, इस पे बात करेंगे। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। मतलब हमारे संविधान में ये नियम है कि कोई जबरन कार्य नहीं ले सकता। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। हमारे संविधान में है कि हम बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते। किसी कारखाने, खदान और रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधा बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। इसी तरह से यहाँ पे है, मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सलेम जिले के गांव के 7 से 12 वर्ष उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के चित्तूर जिले के ओलूर में बेचा गया और आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करने के आदेश दे। इन अखबारों के आधार पर संपादक ने, मतलब कि ऐसा भी होता है, हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। तो मतलब कि कहा कि गांव के सलेम जिले के गांव के 7 से 12 वर्ष के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के चित्तूर जिले के ओलूर में बेचा गया। ऐसे ही कर्नाटक के होमपेट, मंडूर और इकाल इलाके में लौह अयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो मतलब कि जहाँ पे भी इस तरह के बच्चों के साथ बुरा बिहेवियर होता है तो उसके खिलाफ हम जो है याचिका दायर कर सकते हैं। इसी तरह से है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है। मतलब कि कहीं भी आप वर्क प्लेस पे भी जाएंगे बाहर या घर में, तो वहाँ पे कार्य ज़्यादा रहता है। लड़कियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो भारत में हर किसी को है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसके धर्म परिवर्तन
कराना नहीं है। ठीक है, तो हमारे देश में जो है कि धर्म को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, हर किसी को उसका अधिकार मिला हुआ है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अर्थ भी आचरण का यह अर्थ भी नहीं कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने, औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्म निरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना है, उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है। सारी चीज़ें हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिल लेने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, तो इस तरह के अधिकार हमें प्राप्त हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यहाँ पे है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे और उसके बाद जो है इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो यह जो है, क्या आपने ऊपर बने न्यूज़ कॉलेज पर ध्यान दिया? इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता, मानव गरिमा के संघर्ष के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार उल्लंघन के गुजरात दंगों जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर के से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। जैसे कि कहीं पे कोई दंगे हो रहे हैं और कोई करा रहा है, तो ऐसे मामलों में जो दंगे भड़काता है उसे पकड़ा जाता है। 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी, प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता, सो यह पीड़िता को उसके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानव अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारियों पर अपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने, उनके प्रति चेतना जगाने का भी काम करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग GPO कॉम्प्लेक्स INA नई दिल्ली अर्जी भेजने की न तो कोई फीस है, न फॉर्म, न ही कोई तय तरीका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तहत ही 26 राज्य 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानव अधिकार आयोग है। NHRC NIC पे हम इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अधिकारों का बढ़ता दायरा, दिन पर दिन जो है हमारे अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक
इसे के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है काम करने का अधिकार। हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर, काम करने के सुरक्षित और माहौल का अधिकार, मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर, जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समान पहुंच। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारे मौलिक अधिकारों पे, लोकतांत्रिक अधिकारों पे जो है कि चैप्टर था। आपको यह कितना समझ में आया ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।